आज भूगोल का सेकंड चैप्टर है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, रीट लेवल 1 का, मेंस का। राजस्थान भौतिक विभाजन: रेतीला शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, गोडावण का पठार, शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, अरावली प्रदेश, बाणगंगा मैदान, विंध्याचल विंध्यन कंगार भूमि, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, माही का मैदान, ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली, नागौरी उच्च भूमि, ये सब। राजस्थान का भौतिक विभाजन: प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में है जिसे पेंजिया कहा जाता है, जिसके चारों ओर पैंथालासा सागर था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, इसके दो भाग बने, उत्तरी अंगारा लैंड लोरेंसिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। दोनों भागों के मध्य एक महासागर बना जिसका नाम टेथिस महासागर था। भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, जिसके कारण स्थल भाग टूटे। जहां जहां स्थल भाग गया वो महाद्वीपीय बन गया, जहां जहां जल गया वो महासागर बन गए। पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। भारत में गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान में गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश। मरुस्थल वो टेथिस सागर का भाग है, अरावली है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, टेथिस सागर का भाग पूर्वी मैदान भी है और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश निम्न हैं: पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। 1968 में जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेश में बांटने का दूसरा प्रयास A.K. सेन ने किया। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। राजस्थान को धरातलीय दृष्टि से सर्वमान्य रूप में से निम्न 4 भौतिक भागों में बांटा गया: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के भौतिक भाग: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोंडवाना प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के भाग हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, पूर्वी मैदान, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन। बनास के भाग हैं मालपुरा करौली का मैदान, मेवाड़ का मैदान। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के भाग हैं विंध्यन कंगार भूमि, दक्कन का पठार। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11, जनसंख्या है 40%, टेथिस सागर इसका अवशेष है, बनने का क्रम है चौथा और ऊंचाई के आधार पर इसका क्रम भी चौथा ही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 9%। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या 10% निवास करती है। इसके अवशेष है गोंडवाना लैंड के और बनने का क्रम प्रथम स्थान पर बना था अरावली पर्वतीय प्रदेश और ऊंचाई क्रम में भी प्रथम है। पूर्वी मैदानी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या है 39% इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और टेथिस सागर का अवशेष है पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनने का क्रम है इसका तृतीय, ऊंचाई क्रम में भी तीसरा स्थान है।
दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान 6.89 इसका क्षेत्रफल है और 11% जनसंख्या है। गोंडवाना लैंड का भाग है और द्वितीय इसका बनने का क्रम में भी द्वितीय है और ऊंचाई क्रम में भी द्वितीय है। राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थल का उद्भव हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है। यह प्रदेश थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। थार का मरुस्थल लगभग 644 किलोमीटर की लंबाई व 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यह मरुस्थल राजस्थान में लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। संपूर्ण थार का 62% 3/5 भाग अकेले राजस्थान में है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात के मामूली भागों में भी है। राजस्थान में मरुस्थलीय जो जिले हैं वो 16 हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। अरावली के पश्चिम में स्थित जिले 17 हैं। सिरोही अरावली के पश्चिम में स्थित है लेकिन इसे मरुस्थलीय नहीं माना जाता। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थलीय है। राजस्थान की 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र 58% है। मिट्टी रेतीली, बलुई मिट्टी, एंटीसोल, वनस्पति, मृदबिद, जीरोफाइट। पश्चिम मरुस्थलीय में मिट्टी कैसी है? रेतीली, बलुई मिट्टी, एंटीसोल कहते हैं। वनस्पति पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मृदबिद, जीरोफाइट। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वृक्ष कौन से हैं? रोहिड़ा, बबूल, फोग, खेजड़ी, कैर, बेर, आक, थोर, आरना, पीलू, जाल आदि। जलवायु कैसी है? शुष्क व अत्यधिक विषम। प्रमुख फसल बाजरा, मोठ, गंवार। औसत वर्षा है 0 से 50 सेंटीमीटर। औसत ऊंचाई 150 मीटर से 380 मीटर। सामान्य ढाल इस प्रदेश का सामान्य ढाल से पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। इस प्रकार थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र की पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूणी है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध पाली है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र या प्रदेश थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं, यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। इसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को युवा मरुस्थल, सबसे घना मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व में यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए इसे विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। यह राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। यह राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल व सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। यह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इस प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था। जुरासिक काल तथा इसके बाद में सामुद्रिक तलछटों के जमाव के प्रमाण जैसलमेर व बाड़मेर से मिलते हैं। कालांतर में समुद्र पीछे हटता गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों की अधिकता, इसमें कोयलों व पेट्रोलियम पाया जाता है। तेल गैस भंडार गुडामलानी
जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर में बहुतायत से तेल के भंडार मिलने का कारण टर्सरी काल की चट्टानें होना माना जा रहा है। थार के मरुस्थल का विशेष महत्व है। ग्रीष्म काल में भारत में सबसे निम्न वायुदाब का केंद्र थार का रेगिस्तान होता है। इस प्रकार थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। इस प्रदेश की जलवायु बहुत शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियां भी चलती हैं। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, वहीं रात होते होते तापमान कम हो जाता है। इस प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है, जो कि वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित और अनियमित है। भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है, जो अधिकांशतः खारा है। इस भाग में कहीं कहीं चट्टानी सतह, छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह प्रदेश पहले उपजाऊ भाग था। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां बहती थी। यहाँ पर सरस्वती नदी के अवशेष मिलना प्रमाण है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है, जिसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल का दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर लगातार विस्तार हो रहा है। रुक्ष क्षेत्र डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। रुक्ष क्षेत्र किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है, जिसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल का दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लगातार विस्तार हो रहा है। गुर्जराता प्रदेश, चीनी यात्री वेनसांग ने इस प्रदेश को गुर्जराता कहा। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण शुष्कता में वृद्धि है। राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सबसे कम जनघनत्व पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। इस प्रदेश में जनघनत्व कम होने के कारण जलवायु में विषमता, जल का अभाव, नदी बेसिनों का अभाव, ये सब कारण है इसमें जनघनत्व कम होने के कारण। वरना तो जनघनत्व अधिक हो जाता, जल की विषमता नहीं होती तो हो जाता, जल का अभाव नहीं होता तो हो जाता, नदी बेसिनों का अभाव नहीं होता तो भी हो जाता जनघनत्व अधिक। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है: शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश विस्तार जैसलमेर, फ्लोदी, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बालोतरा, पश्चिमी चूरू। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। इस प्रदेश में बालू का स्तूपों का काफी विस्तार है। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप, इनमें से कुछ स्थायी बालू का स्तूप हैं जिन पर वनस्पति उगी हुई है। साथ ही इस क्षेत्र में स्थानांतरित बालू का स्तूप भी विद्यमान है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क जलवायु है। सम जैसलमेर में यह राजस्थान की वनस्पति रहित, टीले रहित, यह राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। इसे डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में पोखरण से मेहरानगढ़ तक भारत पाक सीमा के सहारे 80 किलोमीटर की लंबाई में पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा है, जिसे भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी है। इस क्षेत्र में धामड़, करड़, सेवण आदि पौष्टिक घासें उत्पन्न होती हैं। चंदन नलकूप जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास कम गहराई में ही 2.3 लाख लीटर प्रति घंटे क्षमता का मीठे पानी का यह नलकूप है, जो थार का गढ़ा कहलाता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र इस मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर, फ्लोदी, बालोतरा, बाड़मेर जिलों के कुछ भाग में बालू का स्तूप मुक्त या टीला रहित क्षेत्र पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। यह क्षेत्र फ्लोदी, पोखरण, जैसलमेर व बालोतरा के मध्य फैला है। यहाँ पर बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव, सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। टर्शियरी काल से प्लीस्टोसीन काल की है। इसमें चूने की चट्टानों व शैल प्रमुख
इन चट्टानों में कई प्रकार की जुरासिक तथा मायोसीन काल के वनस्पति अवशेष एवं जीवावशेष पाए जाते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क इसका अनूठा उदाहरण है। बाप बोल्डर फ्लोदी में बाप नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के परमीशियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म मोरेन चट्टान के अवशेष मिले, जिसे बाप बोल्डर कहा गया है। इन चट्टानों पर हिमानी घर्षण के निशान मिले। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान, बांगर प्रदेश जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, पाली, उत्तरी सिरोही, जालोर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, पाली, उत्तरी सिरोही, जालोर, पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। जलवायु अर्ध शुष्क। यह क्षेत्र शुष्क व उपार्द्र क्षेत्रों के मध्य स्थित है। इसे संक्रमणीय व प्रवृत्ति जलवायु का क्षेत्र भी कहते हैं। धरातल के आधार पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में बांगर के 4 विभाजन किए जाते हैं। घग्गर का मैदान शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि, गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन। घग्गर का मैदान, यह मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। यह राजस्थान के उत्तरी भाग में हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में विस्तृत है। मूल रूप से यह क्षेत्र मरुस्थलीय है, लेकिन प्रारंभ में गंग नहर द्वारा, बाद में इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से यहाँ का मरुस्थल स्वरूप परिवर्तित हो गया है। यहाँ की मिट्टी भूरी, मटियार, जलोढ़ मिट्टी। यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। नाली, घग्गर के पाट, हनुमानगढ़ स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। बग्गी, यह उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में चलती हैं। शेखावाटी प्रदेश में सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले व डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश मध्य व निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। यह क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होने के कारण बालुका स्तूपों पर वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश में औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर। शेखावाटी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर। इसे बांगर प्रदेश व आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की विशाल परतें पाई जाती हैं, अतः वर्षा का जल ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चूने की परतों में बहता है। उसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहते हैं। बांगर प्रदेश जलोढ़ व प्राचीन काल में नदियों में आई उपजाऊ मिट्टी, जो अब नदियां नहीं बहने से अनुपजाऊ हो गई हैं, ऐसी अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान बांगर कहलाता है। शेखावटी क्षेत्र में भी ऐसे अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान होने के कारण बांगर प्रदेश कहलाता है। खादर, नवीन, जलोढ़ वह क्षेत्र जहाँ प्रति वर्ष नदियां बहती हैं और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, इसी उपजाऊ मिट्टी से बने मैदान खादर कहलाते हैं। राजस्थान में खादर के मैदान नहीं पाए जाते हैं। जोहड़, नाडा, शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए चूनेदार अर्धस्तः अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं, जिसे स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। जोहड़ के बीच का सबसे गहरा स्थान चोभी कहलाता है। अधिक गर्मी, अधिक सर्दी शेखावटी में पाई जाने के कारण चूने के परत के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इसी कारण यह वार्षिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। बीड़, शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान या पशु चारण के सार्वजनिक स्थान बीड़ कहलाते हैं। बीहड़ नदियों के द्वारा
मिट्टी के कटाव अवनालिका अपरदन से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं जो स्थानीय भाषा में बीड़ कहलाते हैं। ध्यान रहे बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि बीड़ क्षेत्र चंबल बेसिन, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। तोरावटी शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कांतली जो अंतः प्रवाही नदी कांतली नदी के का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। इस क्षेत्र की पहाड़ियां तोरावटी पहाड़ियां कहलाती हैं। नागौरी उच्च भूमि लूनी बेसिन एक शेखावटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर व डीडवाना कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ की मिट्टी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसी कारण यह प्रदेश बंजर व रेतीला है। इस क्षेत्र में नमक के तत्वों की अधिकता के कारण अरब सागर से मानसून को माना जाता है। यहाँ नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं। औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांबर, कुचामन, डीडवाना आदि इसी क्षेत्र में है। कुबड़पट्टी नागौर अजमेर जिले में भूमिगत जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण दांत पीले हो जाना, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, पीठ झुक जाती है, जिसके कारण व्यक्तियों को कुबड़ निकल जाती है। इसीलिए इसका नाम कुबड़पट्टी या बांका पट्टी हॉच बेल्ट कहा जा पड़ा है। जायल से पुष्कर तक का इलाका इसमें सर्वाधिक प्रभावित है। मकराना श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना प्रदेश लूनी बेसिन यह क्षेत्र मुख्यतः लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र यहाँ एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, जिसे लूनी बेसिन या लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। इस प्रदेश में कच्छ के रण के निकटवर्ती भाग में कुछ क्षेत्रों में भूमि पर लवणता भी दिखाई देती है। यह लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मुख्यतः पाली, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालौर जिले में विस्तृत है। मिट्टी नवीन कांपीय जलोढ़ मिट्टी नीरहरित बाड़मेर व जालौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, वह लगभग 100 साल पहले समुद्र का जल लहराता था। इस क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। लूनी बेसिन का मुख्य नहर नर्मदा नहर है। लूनी बेसिन की मुख्य बांध जवाई बांध पाली है। गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख सीमा काला भूरा डूंगर, यहाँ पंचभद्रा, सनवरला, कपराला में खारे पानी के गर्त हैं। सांचौर क्षेत्र राजस्थान का पंजाब कहलाता है। इस क्षेत्र का संपूर्ण भाग मैदानी है, लेकिन इस प्रदेश में कुछ एकांकी पहाड़ियां भी स्थित हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। 56 की पहाड़ियां बालोतरा के मोकलसर गांव से सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी गोलाकार विस्तृत पहाड़ियां हैं। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इस 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। इसे ग्रेनाइट ज्यादा पाया जाता है, अतः इसे ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। ध्यान रहे ग्रेनाइट सिटी जालोर, नाकोड़ा पर्वत, बालोतरा। यहाँ जैन धर्म का धार्मिक स्थल यहाँ पर पार्श्व मंदिर बना है, जिसे नाकोड़ा भैरव के नाम से जाना जाता है। पीपलूद बालोतरा इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 56 की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। सिवाना जालोर की पहाड़ियां, ये पर्वत जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानों से बना है। सेंदड़ा ब्यावर में सेंदड़ा के सर्पाकार सहित विभिन्न आकार की चट्टानें मौजूद हैं। यहाँ रॉक गार्डन बनने की संभावनाएं हैं। मरुस्थल के संबंधित शब्दावली स्थान मरुस्थल के प्रकार, बनावट, संरचना के आधार पर मरुस्थल इर्ग व हम्मादा व रेग सहारा की शब्दावली 3 प्रकार का होता है। इर्ग यह पूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है, इसे बालू ही बालू होती है, इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है। सहारा में इसे इर्ग तुर्किस्तान में कोडर्म कहते हैं। इर्ग तुर्किस्तान में कोडर्म कहते हैं। इर्ग वाले इलाके में जलवायु अत्यधिक शुष्क वनस्पति न्यूनतम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक इर्ग जैसलमेर में है। मादा यह पथरीला मरुस्थल होता है। इस बालू का स्तूप या टीला मुक्त प्रदेश होता है। इसमें कठोर चट्टानें या छोटी पहाड़ियां या चूने युक्त धरातल पाया जाता है। जैसलमेर शहर के आसपास पोखरण, फलोदी, बालोतरा के भागों में चूना युक्त बालू का स्तूप मुक्त टीला रहित क्षेत्र यह मादा कहलाता है। पोखरण, फलोदी, बालोतरा, अमादा।
रेग, यह मिश्रित मरुस्थल होता है। इसे बालू के साथ साथ मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। यह बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर सर्वाधिक पाया जाता है। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टिब्बे, धोरे, धरियन आदि नामों से जाना जाता है। धोरे साहित्यिक भाषा में इन्हें धोरे कहा जाता है। धरियन जैसलमेर में स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह के मध्य होता है। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में 58.50% भाग 1280 28 वर्ग किलोमीटर 1,28,028 वर्ग किलोमीटर पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। शेष 41.50 भाग पर 85,666 भाग पर वर्ग किलोमीटर पर वह बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है। रहित तो है 41.50 85,660 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 58 बालू का स्तूप वह जिला जिसे सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर, सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में पाए जाते हैं। इस बालू का स्तूप के प्रकार है पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर या अनुदिश होते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। ये 60 मीटर तक ऊंचे हैं। ये सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं। जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिम में रामगढ़, जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिम में तथा बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर जिलों में इनका विस्तार है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप लंबवत समानांतर श्रेणियों के समान दिखाई देते हैं। ये स्तूप पवनों के साधारण दिशा दक्षिणी पश्चिमी में उत्तर पूर्व से अधिक विकसित होते हैं। इनका विकास एकांकी पहाड़ी के पार्श्वों पर होता है। छोटी छोटी एकांकी पहाड़ियों के पवनाभिमुखी ढालों पर भी इनका निर्माण हो जाता है। लूणी, जवाई आदि नदियों के पार्श्व पर भी रेखीय बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। उत्तरी पूर्वी थार मरुस्थल में द्रसदवती तथा मेड़ा नदी की शुष्क घाटी में भी ऐसे घुमावदार पुराने बालू का स्तूप मिलते हैं। इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक होती है। गासी व कारबा मार्ग के 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को गारसी का कारबा मार्ग कहा जाता है। सौर महोदय ने रेखीय लंबवत बालू का स्तूपों उनके 3 प्रकार बताए गए। सीप वनस्पति युक्त रेखीय, पवनाभिमुखी रेखीय। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण दीर्घ काल तक हवा के एक दिशा में चलने के कारण उनके समकोण पर होता है। ऐसे बालू का स्तूप जो गहरे बालू के क्षेत्रों में मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं। ये स्तूप थार मरुस्थल के पूर्व तथा उत्तरी भागों में पुंगल, बीकानेर के चारों ओर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। अवरोध बालू का स्तूप इसका निर्माण किसी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। ये अवरोध झाड़ी, पेड़, भवन व अन्य निर्मित केंद्र अथवा पहाड़ी आदि के कारण हो सकते हैं। बूढ़ा पुष्कर, नागपहाड़, बिच्चून पहाड़, जयपुर, जोगनेर, जयपुर एवं सीकर पहाड़ियाँ क्षेत्र में इस प्रकार के टीले मिलते हैं। बरखान व अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालू युक्त तथा रंध्र युक्त होते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप जो वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। इनका पवनाभिमुखी ढाल मंद व उत्तल होता है।
तथा विभिन्न पवनाभिमुखी ढाल तीव्र होता है। ये 10 से 20 मीटर की ऊंचाई तथा 100 से 200 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होते हैं। भालेरी, चूरू, नीमका थाना, सिक्कर, देशनोक, लूणकरणसर, बीकानेर, बालोतरा, ओशिया, जोधपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, जायल, नागौर, डीडवाना, कुचामन में बरखान पाए जाते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार स्तूप पाए जाते हैं। भालेरी, चूरू में पाए जाते हैं। नीमका थाना, सिक्कर में पाए जाते हैं। देशनोक, लूणकरणसर में बरखान पाए जाते हैं। बालोतरा, ओशिया, जोधपुर में पाए जाते हैं। सूरतगढ़, गंगानगर, जायल और नागौर में पाए जाते हैं। डीडवाना, कुचामन में बरखान पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान है। बालू का स्तूप बरखान आकृति के आधार पर सीप ये बरखान की तरह होते हैं, लेकिन इनमें केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। पैराबोलिक, परवलयाकार, हेयरपिन के अनुसार होता है। इसका विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। इस प्रकार के टीले उन स्थानों पर बनते हैं जहां पेड़ पौधे हवा के बहाव से बाधा डालते हैं। इनके खुले छोर का रुख हवा के रुख के विपरीत हवा चलने की मूल दिशा की ओर होता है। इन टेलों की हवा टकराने से अंग्रेजी के यू आकार का टकराव आदि आ जाता है, जबकि इन आजू बाजू पेड़ पौधों के टीले आंशिक रूप से स्थिर होते हैं। ये स्तूप बरखान प्रकार के ही होते हैं, किंतु इनके निर्माण की दिशा भिन्न होती है। इसकी आकृति इनमें राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम में बालू का स्तूपों की भुजाएं औसतन 3 से 4 किलोमीटर लंबी होती हैं और उत्तर पूर्व में भुजाएं छोटी होती हैं, औसतन 500 मीटर की। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है। तारा बालू का स्तूप ये तारे के आकार का होता है। जब हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है, वहाँ बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट और अनियमितवाही पवनों के क्षेत्र में ही प्रमुखतः होता है। इनकी ऊंचाई औसतन 10 से 25 मीटर तक पाई जाती है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर में मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र में, गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। जैसलमेर के पास संवादा स्थलाकृति में ऐसे बालू का स्तूप मिलते हैं। सब्र काफिज ये मरुस्थल इलाके में छोटी झाड़ियाँ या ऊंचे घास के झुंड चारों ओर बनते हैं। पश्चिमी राजस्थान के सभी जगह ऐसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेबखा झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूपों को नेबखा कहते हैं। सामान्यतः खेतों की मेड़ों पर बनते हैं। नेटरक बालू का स्तूप ये बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तरी पूर्वी थार मरुस्थल में हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक विस्तृत होते हैं। ये बालू का सीट, बालू का हमोक और हम बहुत ही कम संगठित बालू का स्तूपों के रूप में पाए जाते हैं। अन्य शब्दावली इंसेलबर्ग जर्मनी भाषा में द्वितीय पर्वत, स्थानीय भाषा में रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। जब इनके चट्टान चारों ओर पानी भरा होता है तब इन्हें द्वीपीय पर्वत भी कहते हैं। उदाहरण सांबर झील के आसपास। गिरिपद पेडिमेंट रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले पर्वत के नीचे का स्थान जहां मरुस्थल की बालू का रेत आकार इकट्ठी हो जाती है, इसे गिरिपद व पेडिमेंट कहते हैं। इसे इंसेलबर्ग व बजादा के मध्य भी होता है। गिरिपद और बजादा मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पर्वतीय क्षेत्र जल आकार समाप्त हो जाता है, इसे बजादा कहते हैं। पलाया सामान्यतः खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं। वायु के अपर्दन से निर्मित बड़े गर्तों नीचे स्थान में जल भरने के बाद भूमि की लवणता के कारण इनका जल खारा हो जाता है, इन्हें पलाया कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक जैसलमेर पलाया झीलें पाई जाती हैं। डाढ़ पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल का
में वायु द्वारा निर्मित झीलें पाई जाती हैं, इन्हें डाढ़ भी कहते हैं। रण, टाट, वालुका स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है, जो मिट्टी की लवणता से खारा हो जाता है। छोटे छोटे गड्ढे लवणीय व दलदल क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में रण व टाट कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रण जैसलमेर में है। प्रमुख रण कनौड, बरमसर, बांकरी, पोखरण, लवा, जैसलमेर, बाप, फलोदी, थोप, बालोतरा, रेडाना, रण बाड़मेर आदि। ताल छापर व पड़ीहारा रण चूरू। तल्ली पोखर रेगिस्तानी इलाके में छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का मीठा जल आकर इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें तल्ली पोखर कहते हैं। सामान्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र के खेतों का निचला भाग, जहां वर्षा का पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है, उसे तल्ली या ताली कहते हैं। मरहो तल्ली पोखर के जल के सूख जाने के बाद बची उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र मरहो कहलाता है। खड़ीन तल्ली पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी की जाने वाली कृषि खड़ीन कहलाती है। खड़ीन एक तरह का अस्थायी तालाब है। खड़ीन एक प्रकार का स्थायी तालाब है, जिनमें दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार बांध लगाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि जैसलमेर में है। खड़ीन सामुदायिक कृषि का उदाहरण है। खड़ीन का प्रारंभ पालीवालों द्वारा 15वीं शताब्दी में बालसन मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों, चट्टानों से घिरा हो, के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें बालसन कहलाती हैं। बालसन मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों, चट्टानों से घिरा हो, इसके मध्य बने जल इकट्ठा होने से बनी झीलें बालसन कहलाती हैं। उदाहरण सांबर और झील। रोई मैदान मरुस्थल क्षेत्र में बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। लघु मरुस्थल बीकानेर से कच्छ तक का भाग है। भभुल्या छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात है। थली लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी पूर्व ऊंचे भाग को थली कहते हैं। तली मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम में स्थित नीचे भाग को तली कहते हैं। मगरा अरावली प्रदेश, अरावली में अलग अपशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती हैं। पीवना रेगिस्तान इलाके में सर्वाधिक जहरीला सांप जो डंक नहीं मारता, सोते हुए व्यक्ति को श्वास के साथ जहर देकर मार देता है। सर्वाधिक पीवना सांप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक पीवना सांप पाए जाते हैं। मरु प्रदेश में लगभग 20 सरीसृप की प्रजातियां मिलती हैं। इन्हें पाटागोह या सैंडफिश आदि प्रमुख हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो बनाती हूँ मैं सिर्फ, एक तो अच्छी बुक आई दीनवाल पब्लिकेशन की, लेखक है इसके होशियार सिंह, और अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दूसरा मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को लगा किसी के पास अगर नहीं हो तो पढ़ भी ली जाए। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।